17 February 2022, the Hindu editorial, tenuous tack, the RBI must be ready to recalibrate its inflation projections and shift policy stance. टैक मतलब होता है जुड़ाव, लिंक। टेनुअस मतलब जो मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। द आरबीआई को तैयार रहना चाहिए कि अपने जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के जो प्रोजेक्शंस हैं कि जो आरबीआई बता रहा है कि इतना इन्फ्लेशन होगा, उसको रिकैलिब्रेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पॉलिसी स्टांस को शिफ्ट करने के लिए आरबीआई को तैयार रहना चाहिए। यानी जो पॉलिसी अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस आरबीआई ने अभी बना रखा है, उसको शिफ्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आरबीआई जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन कर रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, तो उसके उसके अनुसार अपने प्रोजेक्शन को रिकैलिब्रेट यानी दोबारा से कंप्यूट करके, दोबारा से एडजस्ट करके कैलकुलेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। India's inflation based on consumer price index quickened to 6.01% in January, breaching the central bank's upper tolerance limit of 6%. आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसका जो ऊपरी टॉलरेंस लिमिट उसने रख रखी थी 6% से मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा इन्फ्लेशन को। तो जनवरी में जो भारत का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे जो इन्फ्लेशन है, वो तेजी पकड़ के 6.01% निकल गया है और सेंट्रल बैंक की जो ऊपरी टॉलरेंस लिमिट है उसको तोड़ दिया है, उसने ब्रीच कर दिया है, जैसे बांध को ब्रीच कर देता पानी। While the headline number was no surprise given that the RBI had forecast the acceleration, the official data merits scrutiny. हालांकि ये जो हेडलाइन नंबर आया है, जो इन्फ्लेशन नंबर जो एक हेडलाइन के रूप में आए हैं, ये कोई चकित करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि एक्सेलरेशन होगा नंबर्स का, इन्फ्लेशन नंबर्स का। फिर भी जो ऑफिशियल डेटा है, इसको ध्यानपूर्वक स्क्रूटिनाइज करने की जरूरत है। Provisional estimates show the hinterland, with its greater proportion of the country's poor, bore the brunt of rising food prices, with rural food price inflation sprinting to 5.18% from December's 3.39%. जो फाइनल एस्टिमेट्स नहीं होते, प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं, यानी कि अभी वो शर्त पे आधारित एस्टिमेट्स हैं, अनुमान हैं, वो ये दिखाते हैं कि जो भारत का हिंटरलैंड है, यानी जो अंदरूनी एरिया है जहाँ पर ज़्यादा प्रपोर्शन भारत के गरीब लोग रहते हैं, वो उसने उस पे बहुत बुरी मार पड़ी थी बढ़ते हुए खाने के प्राइसेस की। और जो गांव का जो रूरल प्राइस इन्फ्लेशन है, वो तेज दौड़ता हुआ 5.18% हो गया था दिसंबर के 3.39% से बढ़ के। ऑयल्स एंड फैट्स क्विकेंड द फास्टेस्ट एट 18.7%। ऑयल्स और फैट्स हैं वो सबसे तेज गति में आ गए थे, 18.7% बढ़ गए थे। Though RBI had been expected to start normalizing its pandemic-era policy stance in February's monetary policy meeting and reaffirm its resolve to contain inflation, the central bank retained the status quo in order to support economic growth. हालांकि आरबीआई से अपेक्षा थी कि वो महामारी के समय का जो पॉलिसी स्टांस है, उसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगा फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में, और फिर से वो अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का अपना जो उसका जो रिजॉल्व है, यानी जो उसका जो अपना जो तय कर लेता है, उसको वो फिर से रीअफर्म करेगा, यानी फिर से उसको दृढ़ता से सामने रखेगा इस बात को कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि उसने स्टेटस को, यानी वही पुरानी स्थिति, वस्तु स्थिति को बरकरार रखा इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। गवर्नर शक्तिकांत दास हैज defended the RBI's projection for inflation to slow
to 4.5% in February FY23 by citing the base effect as the cause for higher headline inflation this fiscal, and predicted that a similar base effect would help enable a downtrend in the coming months. गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई के प्रोजेक्शन को इन्फ्लेशन के डिफेंड किया है कि उन्होंने कहा है कि ये धीमे होकर 4.5% पे आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, और उन्होंने इसका कारण बताया कि बेस इफेक्ट, यानी पिछले साल चूंकि प्राइसेस बहुत कम हो गए थे कोरोना की वजह से, तो बेस इफेक्ट जो है इतना कम पे आ गया था, यानी जो आधार था वो कम था पिछले साल का, तो वहां से प्राइसेस जो है वो ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, और वही कारण है और ऊंचे हेडलाइन इन्फ्लेशन का इस फिस्कल ईयर में। और उन्होंने ये अनुमान लगाया, प्रिडिक्ट किया, पूर्वानुमान लगाया कि इसी तरह के बेस इफेक्ट से, जो कि अब बेस इफेक्ट अब बढ़ रहा है, उससे डाउन ट्रेंड आ जाएगा, नीचे की तरफ का रुझान आ जाएगा आने वाले महीनों में। यानी जैसे जैसे इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है तो बेस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, तो जो बेस इफेक्ट के बढ़ने से अपने आप ही जो आगे आने वाले महीनों में जो इन्फ्लेशन नंबर्स होंगे वो कम हो जाएंगे और 4.5% पे आ जाएंगे। RBI's assumptions, however, could unravel if storm clouds on the horizon intensify. लेकिन आरबीआई ने जो assumptions किए हैं, उनके assumptions खुल सकते हैं, यानी कि गलत साबित हो सकते हैं यदि तूफानों के जो बादल हैं जो हमारे होराइजन पे हैं वो तीव्र हो जाए। Uncertainty over Ukraine-Russia tensions pushed global crude prices to a 7-year high earlier this week. यूक्रेन और रशिया को लेकर जो टेंशन्स हैं उनमें अनिश्चितता ने विश्व के क्रूड प्राइसेस को पुश करके 7 साल के अपने सबसे हाई पे ला के रख दिया था इस हफ्ते में। इसके पहले January's inflation in transport and communication, which reflects retail fuel prices, slowed a mite from December, but was still at 9.36%. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो जनवरी में इन्फ्लेशन आया है, जो कि बाजारू फ्यूल प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है, वो थोड़ा बहुत धीमा हो गया था दिसंबर से, लेकिन फिर भी वो 9.36% पे था। Pump prices have stayed static for a while, a likely effect of the poll season. पेट्रोल पंपों पे जो दाम है वो कुछ समय के लिए स्टैटिक रहे हैं, रुके रहे हैं, शायद इस वजह से क्योंकि इलेक्शन का सीजन चल रहा है। The center may soon have to allow oil marketers to pass on the global price increase to consumers, which could spur inflation further or cut excise duties, resulting in lower revenue for the exchequer. तो जो केंद्र सरकार है उसको बहुत जल्दी ही हो सकता है कि ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको अलाउ करना पड़े कि वो जो विश्व में प्राइस बढ़ा है क्रूड ऑयल का तो उसको कंज्यूमर पे पास ऑन कर दें, जिससे कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा। और या फिर सेंटर ये कर सकता है कि वो एक्साइज ड्यूटीज़ को कट कर देगा, जिससे कि लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कम रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। Add to this mix the uneven economic recovery from the pandemic and the outlook gets even more cloudy. और ये जो मिक्सचर है इसमें अगर हम एक बात और जोड़ें कि जो इकोनॉमिक रिकवरी हमारी हो रही है वो अनइवन हो रही है, ऊबड़ खाबड़ हो रही है पैंडेमिक से, और जो फ्यूचर का आउटलुक है, जो जो जिस तरह से हम देख सकते हैं फ्यूचर को, वो और भी क्लाउडी होता चला जा रहा है, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा कि आगे कैसे चलेगा। IHS Markit's monthly survey of purchasing managers shows that though manufacturing output and new orders expanded last month, growth rates eased. IHS Markit कंपनी जो है वो मंथली सर्वे जो करती है परचेजिंग मैनेजर्स का, उसमें सर्वे ये दिखाता है कि हालांकि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और नए ऑर्डर्स
ने फैलाव लिया है पिछले महीने में, लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी आसान हुई, यानी ढीली पड़ी है। अनसर्टेनिटी अराउंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट स्टेम फ्रॉम कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। ग्रोथ के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसमें जो अनिश्चितता है वो इन चिंताओं से निकल उभर के आती है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की चिंताएं हैं। द आरबीआई जनवरी सर्वे shows households expect inflation at 10.7% a year ahead. आरबीआई का जनवरी सर्वे दिखाता है कि घर जो है, जो घरेलू घर हैं, यानी कि जो घर हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपेक्षा करते हैं कि इन्फ्लेशन जो होगा वो 10.7% पे आ जाएगा एक साल बाद। ये सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है जो, though this is a comforting decline from the 12.6% seen in November, the significant gap between the RBI's projections and the households' views suggests consumers' perceptions of price gains are markedly higher and could likely constrain their spending. हालांकि 10.7% का जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है हाउस होल्ड के द्वारा, यानी घरों में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें एक कंफर्टेबल डिक्लाइन आ गया है, गिरावट आ गई। पहले वो नवंबर में 12.76% पे देखा गया था, यानी लोग ये सोच रहे थे 12.6% बढ़ेगा इन्फ्लेशन, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि 10.7% बढ़ेगा, तो यानी कि एक गिरावट आई है। फिर भी ये जो महत्वपूर्ण गैप है बिटवीन आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है और जो हाउस होल्ड का व्यू है, उसके बीच में जो गैप आ रहा है, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से प्रोजेक्शन 6.1% आ रहा है और या 6% से नीचे का आ रहा है, और हाउस होल्ड के हिसाब से ये 10.7% जा रहा है। तो ये जो गैप है ये सुझाता है कि कंज्यूमर्स के जो परसेप्शंस हैं वो जैसे देखते हैं प्राइस गेन्स को, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, और और वो ये सोचते हैं कि इससे उनकी स्पेंडिंग में कंस्ट्रेन आ सकता है, अड़चन आ सकती है। This is undesirable as the NSO's advanced estimates of GDP growth for the current fiscal show private consumption expenditure still lagging behind the pre-pandemic level of FY20। और ये जो है डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि ये जो गैप है व्यूज का, ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं जीडीपी ग्रोथ के इस साल के लिए, वो ये दिखाते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर है वो अभी भी पीछे छूटा हुआ है प्री पैंडेमिक लेवल से, यानी महामारी के लेवल से पहले के लेवल से, FY20 के उससे भी कम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। एनी वर्सनिंग ऑन दिस फ्रंट could challenge the RBI's objective of holding down interest rate to support growth। इस फ्रंट पे कोई भी और अगर गिरावट आती है, यानी जो हाउस होल्डर है उसको लगता है कि इन्फ्लेशन तेज बढ़ेगा और मुझे खर्चा नहीं करना चाहिए, तो अगर ऐसी स्थिति रहती है, ऐसा अनुमान रहता है हाउस होल्डर का, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है, तो ऐसी इस तरह की कोई वर्सनिंग होती और ज़्यादा अगर ख़राब होता है सिचुएशन हाउस होल्डर के दिमाग में, जो एक्सपेक्टेशन है उसका और अगर ख़राब होता है, तो उससे आरबीआई का जो उद्देश्य है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे गिरा के रखो जिससे ग्रोथ सपोर्ट हो, इस पे चुनौती आ सकती है। क्योंकि जब आदमी खर्चा ही नहीं करेगा तो ग्रोथ सपोर्ट कैसे होगी, भले ही इंटरेस्ट रेट नीचे है आपका। इसलिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऊपर जाना बहुत आवश्यक है। With Governor Das asserting that price stability remains the prime focus, the RBI must be ready to rapidly recalibrate its inflation projections and shift the policy stance to match its mandate or risk hurting its credibility। गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं वो असर्ट कर रहे हैं, वो जोर दे के कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी हमारा मुख्य फोकस है। आरबीआई को तैयार रहना चाहिए कि वो तेजी से अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को रिकैलिब्रेट करे और अपने पॉलिसी स्टांस को शिफ्ट करे, जिससे कि उसका जो पॉलिसी स्टांस है वो उसके मैंडेट से मैच करे। यानी उसका मैंडेट ये है कि हमको इन्फ्लेशन को कब करके रखना है और रिस्क हर्टिंग इट्स क्रेडिबिलिटी, या फिर ये खतरा उठाए कि उसकी विश्वसनीयता पे चोट पहुंचेगी।
Second editorial, Science of Peace. Russia's pulling back some troops suggests it sees potential in Macron's Scholz proposals. शांति के चिन्ह, रशिया अपनी आर्मी के को वापस ले रहा है। इस बात से ये सुझाव मिलता है कि रशिया मैक्रॉन और शॉल्स के प्रपोजल्स जो उनके हैं उसमें पोटेंशियल देख रहा है, यानी उसको ठीक लग रहा है कि उन्होंने जो प्रपोजल दिए हैं इस पे चला जा सकता है। Russia's announcement that it is pulling back some troops from Ukraine's borders is the strongest signal of de-escalation from Moscow. रशिया ने जो घोषणा की है कि वो अपने कुछ ट्रूप्स को वापस ले लेगा यूक्रेन के बॉर्डर से, ये सबसे मजबूत सिग्नल है डी एस्केलेशन का, यानी कि जो बढ़ गया था ज्वर युद्ध का वो अब नीचे आ रहा है। ये मॉस्को से सबसे मजबूत सिग्नल है। रशिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इट हैड नो प्लान्स टू अटैक यूक्रेन। रशिया ने हमेशा इस बात को बरकरार रखा है कि उसके कोई भी प्लान नहीं है यूक्रेन पर अटैक करने का। बट द मैसिव ट्रूप मोबिलाइजेशन ऑन द three flanks of Ukraine, which included combat aircraft, warships, and S-400 missile defense systems, had raised fears of war. लेकिन जो मैसिव ट्रूप का मोबिलाइजेशन किया गया है तीनों फ्लैंकों पे यूक्रेन के, जिसमें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, वॉरशिप शामिल थे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल थे, उन्होंने युद्ध के डर को बढ़ा दिया था। Besides, the US's warning that a Russian invasion would come any day and its decision to shut the American embassy in Kyiv added to the frenzy. और इसके अलावा यूएसए ने जो चेतावनी दी थी कि रशिया का जो आक्रमण है किसी वक्त भी आ सकता है, किसी दिन भी आ सकता है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया कि अपनी अमेरिकन एम्बेसी को बंद कर देंगे कीव में, उससे भी ये जो 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 फ्रेंजी जिसको कहते हैं अफरा तफरी में एकदम से बढ़त आ गई थी। The Russian approach appeared to have been rooted in building military pressure around Ukraine to gain diplomatic leverage in talks with the West. रशियन अप्रोच से ऐसा प्रतीत होता है तो ये उसका जो रूट था वो ये था, उसकी जड़ थी कि हम मिलिट्री प्रेशर को बढ़ाएं यूक्रेन के इर्द गिर्द, जिससे कि हमें डिप्लोमेटिक फायदा मिल जाए जब वेस्ट से हम बातचीत कर रहे हैं। In the last few weeks, European leaders, Hungary's Viktor Orban, France's Emmanuel Macron, and Germany's Olaf Scholz have visited Moscow. पिछले कुछ हफ्तों में यूरोप के लीडर्स, हंगरी के विक्टर ऑर्बान, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन और जर्मनी के ओलाफ शॉल्स ने मॉस्को विजिट किया है। Of these, the diplomatic interventions by Mr. Macron, who called for respecting Russian security concerns and sought to revive the Minsk agreement on Ukraine's civil strife, and Mr. Scholz, who said in Kyiv that Ukraine's entry into NATO was not on the agenda right now, were significant. इसमें जो इंटरवेंशंस आए हैं, इनमें से जो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस मिस्टर मैक्रॉन ने किए हैं, जिन्होंने मांग की कि हमें रशिया की सिक्योरिटी की चिंताओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उन्होंने कोशिश किया कि वो मिन्स्क एग्रीमेंट को रिवाइव करें, जो यूक्रेन के जो सिविल जो झड़प वगैरह होती है यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर मिन्स्क एग्रीमेंट किया गया था, उसको रिवाइव करने का कोशिश किया। और मिस्टर शॉल्स जिन्होंने ये कहा कीव में कि यूक्रेन की जो एंट्री है नाटो में वो इस वक्त तो बिल्कुल एजेंडा पर नहीं है। ये बातें, ये दोनों जो इंटरवेंशंस थे ये महत्वपूर्ण थे। Their talks with Russian President Vladimir Putin opened a diplomatic path toward de-escalation. उनकी जो बातचीत हुई हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, उसने डिप्लोमेटिक रास्ता खोल दिया था डी एस्केलेशन की तरफ, यानी युद्ध के ज्वर को नीचे गिराने की तरफ। It is too early to say that the crisis is over. अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि जो मुश्किल वाली स्थिति है खत्म हो गई है। The complex issue is rooted in Russia's security concerns and NATO's expansionary open door policy with no quick solutions. ये जो जटिल इशू है इसका रूट ये है कि रशिया को सिक्योरिटी की चिंताएं हैं और नाटो की जो ओपन डोर एक्सपेंशनरी फैलाव लिए हुए पॉलिसी है, नीति है, जिसके इसमें कोई क्विक सॉल्यूशंस नहीं है। But the suggestion from the talks Russia and West have had
points to a formula for peace. लेकिन जो टॉक्स रशिया और वेस्ट में आपस में हुए हैं, उससे जो सुझाव आ रहे हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं कि पीस का एक फॉर्मूला हो सकता है। रशिया 3 कंसर्न्स आर, रशिया की 3 चिंताएं हैं। एक, इट डज नॉट वांट नेबर्स जॉर्जिया एंड यूक्रेन टू बी मेंबर्स ऑफ नाटो। वो नहीं चाहता कि उसके जो पड़ोसी जॉर्जिया और यूक्रेन है वो नाटो के मेंबर्स बने। तो इट वांट्स नाटो, रीड द यूएस, टू रोल बैक इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एंड ड्रिल्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड द ब्लैक सी। वो ये चाहता है कि नाटो, जिसको आप यूएसए पढ़िए, कि वो यूएसए अपने मिलिट्री प्रेजेंस को रोल बैक कर दे और अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं उनको रोल बैक कर दे ईस्टर्न यूरोप से और ब्लैक सी से। थ्री, तीसरा, इट वांट्स द यूक्रेन क्राइसिस, द सिविल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कीव एंड रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट इन डोनबास टू बी रिजॉल्व थ्रू द मिन्स्क प्रोसेस। वो ये चाहता है कि यूक्रेन की जो क्राइसिस है, यूक्रेन की जो बुरी हालत है, बुरी स्थिति है, यानी वहाँ पर जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झड़प हो रही है कीव के बीच में और रशिया के द्वारा जो सपोर्टेड सेपरेटिस्ट हैं डोनबास में, उनके बीच में जो झड़प हो रही है, वो रिजॉल्व हो मिन्स्क प्रोसेस के द्वारा। In talks with Mr. Putin, US President Joe Biden has already said the US does not have any plan to deploy offensive weapons or permanent combat troops to Ukraine, and that Washington was open to reducing drills and missiles in Eastern Europe on a reciprocal basis. मिस्टर पुतिन से बातचीत में यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने पहले ही कह दिया है कि यूएस के कोई प्लान नहीं है कि वो ऑफेंसिव वेपन्स को डिप्लॉय करेगा या परमानेंट लड़ाई के ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा यूक्रेन में। और वॉशिंगटन ओपन है कि भाई वो उनके जो ड्रिल्स और मिजल्स के जो ड्रिल्स हैं, जो मिजल्स उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं, उनको कम कर देगा ईस्टर्न यूरोप में रेसिप्रोकल बेसिस पे। अगर वो कम करेंगे तो हम भी कम कर देंगे। Mr. Macron has taken steps to revive the Minsk II deal to address Ukraine's internal crisis. मिस्टर मैक्रोन ने स्टेप्स लिए हैं मिन्स्क डील को रिवाइव करने के लिए, जिससे कि यूक्रेन का जो अंदरूनी क्राइसिस है वो संबोधित हो जाए। एंड देन मिस्टर शोल्स practically ruled out Ukraine joining NATO in the foreseeable future. और उसके बाद मिस्टर शोल्स ने प्रैक्टिकली यूक्रेन के लिए कि वो नाटो ज्वाइन करेगा उसको रूल आउट कर दिया था आगे दिखने वाले फ्यूचर में। पुट टुगेदर, अगर इन दोनों बातों को साथ में रखा जाए जो मिस्टर मैक्रोन और मिस्टर शुल्ज ने किया है, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दैट कुड अकोमोडेट रशिया सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये एक संपूर्ण पैकेज है जो कि रशिया की सिक्योरिटी चिंताओं को अकोमोडेट कर सकता है। एंड द वेस्ट फियर्स ऑफ रशियन एग्रेशन, और वेस्ट जो डरता है रशिया के एग्रेशन से, कि रशिया अटैक कर सकता है, उसके डर को भी वो अकोमोडेट कर सकता है। Moscow's decision to pull back troops partially suggests that it sees potential in these proposals. मॉस्को ने जो डिसीजन लिया है कि वो अपने ट्रूप्स को पार्शली पुल बैक कर लेगा, वो ये सुझाता है कि वो रशिया इन प्रपोजल्स में, इन प्रस्तावों में एक पोटेंशियल देख रहा है। रशिया माइट कीप सम ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर टू रिटेन द प्रेशर। हो सकता है रशिया कुछ ट्रूप्स बॉर्डर पे रखे प्रेशर को बनाए रखने के लिए। बट द ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक दीज प्रपोजल्स टू सॉलिड एग्रीमेंट्स थ्रू डिप्लोमेसी। लेकिन ऑब्वियस अगला स्टेप ये है कि इन प्रपोजल्स को सॉलिड एग्रीमेंट्स की तरफ ले जाया जाए डिप्लोमेसी के माध्यम से। द वेस्ट एंड रशिया शुड टेक दैट रोड एम्ड एट फाइंडिंग ए लास्टिंग सॉल्यूशन टू यूरोप्स मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस। वेस्ट और रशिया को वो सड़क लेना चाहिए, इसका लक्ष्य ये होगा कि हमको एक परमानेंट लास्टिंग सॉल्यूशन चाहिए यूरोप के सबसे खतरनाक सिक्योरिटी की जो बुरी हालत हो गई है उसके लिए।